नाउ सी अर्चिन पर स्टडीज़ हुई, मेनली ये सारी जो भी स्टडीज़ हुई हैं सी अर्चिन पर ही हुई हैं। सी अर्चिन पे स्टडीज़ हुई तो पता चला कि सी अर्चिन के जो स्पर्म्स होते हैं वो तब तक मोटाइल नहीं होते तब तक जब तक कि जो मेल्स हैं उन्हें रिलीज़ ना करें वाटर में, और वो वाटर में जाके डाइल्यूट ना हो जाए। वाटर में जाएंगे, जैसे ये डाइल्यूट होंगे तो वाटर में, सी वाटर में जो सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, तब जाके जो स्पर्म्स हैं वो फिर एक्टिव होंगे। तो सी अर्चिन के एग एक्टिव यानी चल नहीं होते, मूव नहीं कर सकते जब तक कि वो वाटर में रिलीज़ नहीं हो, फिर वाटर में जो सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं वो उनके अंदर एंटर नहीं कर जाएं। तो उनकी एक्टिवेशन के लिए या फिर उनकी मूवमेंट के लिए क्या नेसेसरी है कि वो वाटर में रिलीज़ हो। ऐसे ही एक कंडीशन होती है कैपेसिटेशन। किस में देखिए, ये मैमल्स में देखिए, मैमल्स के स्पर्म्स तब तक फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं होते जब तक कि वो ओविडक्ट में थोड़े टाइम तक रहें। पढ़ाए स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। वहाँ से वो फिर एपिडाइडिमस में जाएंगे, वहाँ से डिफरेंशिया में जाएंगे, फिर वहाँ से जो पैसेज होगा वहाँ से होते हुए रिलीज़ होंगे। अब इस टाइम पे वो कैसे होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, उनमें कैपेसिटी नहीं होती कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकें। उसके बाद जब वो एंटर करेंगे फीमेल की ओविडक्ट में और वहाँ पे कुछ टाइम तक रहेंगे, तब जाके उनमें कैपेसिटी आएगी, वो एबल होंगे कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाएंगे। इसका रीज़न भी अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया और क्या मिला, इसका रीज़न क्या था कि जब तक जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर होके कहाँ रहते हैं, मेजॉरिटी टाइम वो एपिडाइडिमस में ही रहते हैं मेल्स की। तो एपिडाइडिमस में क्या होता है, स्पेशल वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई, और जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला पार्ट है उस पर भी लेयर प्रेजेंट होती है किसकी, लिपिड की। ये लिपिड की लेयर अपने आप ही विघटित होती जाती है धीरे धीरे। अब जब तक ये कहाँ प्रेजेंट है, एपिडाइडिमस में प्रेजेंट है, तब तक ये जो कोलेस्ट्रॉल की वेसिकल है एपिडाइडिमस में, ये दोबारा इससे अटैच हो जाएंगे मेम्ब्रेन से और दोबारा मेम्ब्रेन को नया बना देंगी। तो ये एंजाइम्स जो हैं फिर इसके अंदर जो एक्रोसोम है, इसके अंदर जो एंजाइम है वो रिलीज़ नहीं हो पाते, कवर्ड ही रहते हैं। अब जब ये कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल की ओविडक्ट में पहुँच जाएंगे, वहाँ पे भी सेम होगा, ये जो लेयर है वो अपने आप ही विघटित होगी। और वहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल की वेसिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगी जो उसको नया बना पाएंगी, इसलिए ये जो है मेम्ब्रेन वो धीरे धीरे पूरी तरह से ही विघटित हो जाएगी। और फिर अब जो इस एक्रोसोम के अंदर के एंजाइम है वो रिलीज़ हो सकेंगे और ओवम के अंदर स्पर्म एंटर कर सकेगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो सकेगा। जब तक एपिडाइडिमस तक है तब तक ये वेसिकल नहीं बनाती रहेंगी और फिर वो एंजाइम्स रिलीज़ नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के कैपेबल बनना, फर्टिलाइजेशन करने के योग्य बनना, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। नाउ एक्रोसोमल रिएक्शन। फर्स्ट क्या हुआ, स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा, पूरा फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म है, उसमें फर्स्ट चीज़ क्या हो रही है, स्पर्म ओवम तक पहुंच रहा है, पहुंच गया, या तो रैंडमली पहुंच गया, बाई चांस पहुंच गया, या फिर कुछ केमिकल्स रिलीज़ हुए, फर्टिलाइजिंग रिलीज़ हुआ और उसने स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिंग से रिएक्ट किया और उसको अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से वो ओवम तक पहुंच गया। ओवम तक तो पहुंच गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब जो स्पर्म का एक्रोसोम है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको ऊलेमा कह रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा। वो इस पूरी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन। इसके लिए क्या चाहिए, एक चीज़ कैल्शियम आयन प्रेजेंट होना नेसेसरी, तभी जाके एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये अलग अलग होती है, इनवर्टिब्रेट्स में ये अलग तरह से होती है, वर्टिब्रेट्स में यानी मेमल्स में ये अलग तरह से होती है। तो फर्स्ट किस में होगी, ये
इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा, ये है न्यूक्लियस स्पर्म का, इसके ऊपर है एक्रोसोम और ये इसकी मेम्ब्रेन। ये तो है स्पर्म की मेम्ब्रेन जो मेन सेल मेम्ब्रेन है वो, और ये है एक्रोसोम की मेम्ब्रेन। एक्रोसोम क्या, वेसिकल ही है, वेसिकल के चारों तरफ मेम्ब्रेन ही होती है। ये क्या, मेम्ब्रेन, और इसके अंदर भरे हैं एंजाइम। इसमें से ये जो मेम्ब्रेन है ऊपर की तरफ वाली, ये होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे की साइड है ये होगी इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये इनर, ये आउटर, और ये न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं स्पर्म का। अब इसमें जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ओवम की, स्पर्म ओवम की, ओलेमा की, उसकी मेम्ब्रेन की, तो ये जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो एक्रोसोम की आउटर मेम्ब्रेन है, ये और ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगी, ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगी। कैसे हो जाएंगी, ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी। ये यहाँ से ज्वाइन हो गई, ये यहाँ से ज्वाइन हो गई, ये ज्वाइन हो गई यहाँ से, यहाँ से। अब बीच में क्या बन गया, एक पोर बन गया। ये पोर फॉर्म हो जाता है। अब ये तो दूर दूर जाते जाएंगे और डिसअपेयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अब ये ऊपर की तरफ बन के एक ट्यूब्यूल बना लेगी, उसको कहेंगे एक्रोसोमल ट्यूब्यूल। तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे फोल्ड्स, तो ये दोनों फोल्ड्स, ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो मेम्ब्रेन है ये ऊपर की तरफ जाके ट्यूब बना लेगी, ये न्यूक्लियस। इस ट्यूब को क्या कहेंगे फिर, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल। अब ये कांटेक्ट में आएगी किसके, एग की जो उलेमा है, और उसको डाइजेस्ट कर देगी। इसी के अंदर एंजाइम फैलते हैं, एंजाइम बाहर निकल गए, यहीं थे एंजाइम, ये तो एंजाइम बाहर निकल गए। एंजाइम जो बाहर निकले उन्होंने तो डिग्रेड कर दिया उलेमा को, और फिर ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे और ये अंदर एंटर कर जाएगा, पूरा जो न्यूक्लियस है वो अंदर एंटर कर जाएगा ओवम की। ऐसा तो होता है इनवर्टिब्रेट्स में। अब वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, वर्टिब्रेट्स का जो डायग्राम है वो नोट्स में क्लियर नहीं है, तो उसके लिए डायग्राम अलग से सेंड कर देंगी, वहाँ से डायग्राम को ड्रॉ करना, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, जैसे मैमल्स में स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ये इसका एक्रोसोम। मोस्टली मैमल्स में फ्लैट होता है एक्रोसोम, ये एक्रोसोम, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, एंजाइम्स भरे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जोना पेलियोसिडा के अंदर तो चला जाएगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, एग के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जोना पेलियोसिडा, और ये है फिर एग की एग में जो उलेमा है, ये तो उलेमा है, ये एग है, ये एग की उलेमा, ये बीच का स्पेस, और ये जोना पेलियोसिडा। अब स्पर्म कहाँ तो एंटर कर जाएगा, यहाँ तक तो कर जाएगा एंटर, तो यहाँ तो आ गया इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में आएगा तो जो ओवम की एक्रोसोम की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपस में जगह जगह से जुड़ जाएगी, और क्या बना लेगी, फिर गोल गोल वेसिकल्स बन जाएंगी। जैसे यहाँ से जुड़ी ये वेसिकल बन जाएगी, यहाँ से जुड़ी फिर ये वेसिकल बन जाएगी। ऐसे ही आउटर मेम्ब्रेन और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके तो क्या बना लेंगी, वेसल्स बना लेंगी। तो ये है न्यूक्लियस, ये इन दोनों ने तो मिलके वेसल बना ली, और क्या रहेगा, इनर मेम्ब्रेन अटैच हो जाएगी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये इनर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अटैच हो गई नीचे की तरफ की, तो एक लेयर तो है इसके ऊपर प्रेजेंट। बाकी आउटर एक्रोसोम की मेम्ब्रेन और जो मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर की तरफ वाली, वो दोनों क्या बना लेंगी, वेसल्स बना लेंगी, वेसिकल्स बना, ठीक है। तो ऐसे वेसिकल्स फॉर्म हो जाएंगी। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन और प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उलेमा, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और एक पोर बन जाएगा। ये उलेमा और ये इसका न्यूक्लियस स्पर्म का, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर तक तो इनर मेम्ब्रेन और नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, यहाँ से ये, यहाँ से ये। और ये तो वेसिकल आउटर मेम्ब्रेन ने और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने तो वेसिकल बना ली।
और ये जोना पेल्यूसिडा। अब ये दोनों अटैच हो जाएंगे और ये न्यूक्लियस यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अटैच किसकी वजह से होंगे, जो एंजाइम रिलीज हुए इनकी वजह से, और ये न्यूक्लियस अंदर एंटर कर जाएगा ओवम की। तो ये होगा वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स में मेनली। अब ये ऐसे एंटर करा है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। किस प्रोसेस के थ्रू एंटर करेगा, न्यूक्लियस फैगोसाइटोसिस के थ्रू। अब ये एंजाइम जो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है, ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे सी अर्चिन है, सी अर्चिन में कौन कौन से एंजाइम होंगे, एक तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एक्रोसोम के अंदर बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन क्या काम करता है, एग को, स्पर्म को एग से बाइंड करने का काम करता है। तो स्पर्म को एग से जोड़ने का काम कौन करेगा, दोनों के अटैचमेंट का काम कौन करेगा, बाइंडिंग प्रोटीन, सी अर्चिन के अंदर। और अदर जो एक्रोसोम के एंजाइम है फिर वो क्या काम करेंगे, ये जो मेम्ब्रेन है इसको विघटित करने का काम करेंगे और स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा। अब मैमल्स में हमने पढ़ा था, मैमल्स में जो ओवम होता है, एग है, उसकी चारों तरफ कोरोना रेडिएटा लेयर प्रेजेंट होती है फॉलिकल सेल्स की। फॉलिकल सेल्स चारों तरफ अरेंज रहती हैं और क्या बना लेती हैं, एक लेयर बना लेती हैं जिसको कहा था कोरोना रेडिएटा। इस लेयर में एक एसिड प्रेजेंट होता है, हाई एल्यूरोनिक एसिड, जो इन सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। हाई एल्यूरोनिक एसिड से ये सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। अब एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होता है हाई एल्यूरोनिडेज। तो वो हाई एल्यूरोनिडेज इस हाई एल्यूरोनिक एसिड को अपघटित कर देता है, जिसकी वजह से ये सेल अलग अलग हो जाती हैं और एग के ऊपर से कोरोना रेडिएटा की लेयर हट जाती है और फिर स्पर्म इजीली एंटर कर सकता है सेल की ओवम के अंदर। और अदर प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम होते हैं तो इसके अंदर और भी लेयर्स हैं, जैसे जोना पेल्यूसिडा है, तो अदर जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स है वो जोना पेल्यूसिडा को भी हटा देते हैं। फिर रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये ऐसे, और स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर जाता है, न्यूक्लियस प्लस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर कर जाएगा ओवम के अंदर। अब क्या होगा, एंटर क्या क्या चीज़ करेगी, देखो, एक तो मेन तो न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर करता है। अब सी अर्चिन में और अदर जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और जो ओवम की मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो जो ओवम की मेम्ब्रेन है, ओवम फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा न्यूक्लियाई का, तो उसके बाद जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट की जो मेम्ब्रेन होती है फिर उसमें आधा पार्ट तो, ज़्यादा पार्ट तो किसका होता है, ओवम की, एग की जो मेम्ब्रेन थी उलेमा उसका, बाकी थोड़ा सा पार्ट फिर ये जो स्पर्म की मेम्ब्रेन जो उससे अटैच हुई उस वो भी थोड़ी सी अटैच्ड हो जाती है। तो जाइगोट की जो मेम्ब्रेन बनती है वो किससे बनती है, दोनों से बनती है, उलेमा से तो बनती ही है, मेजर पार्ट तो वही है। और सेकेंड स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है वो भी थोड़ा सा पोर्शन बना देती है जाइगोट की मेम्ब्रेन का। बट मैमल्स में ऐसा नहीं होता, मैमल्स में सिर्फ ये न्यूक्लियस ही अंदर जा रहा है और ये दोबारा से जुड़ जाएगी। तो जाइगोट की जो मेम्ब्रेन बनेगी वो सिर्फ किसकी बनेगी, उलेमा की ही बनेगी, इसमें स्पर्म की मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसमें नोट्स में यहाँ पे भी मिस्टेक है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस स्थिति में एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जाइगोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में कोई योगदान नहीं होता। तो यहाँ पे एग नहीं आएगा, क्या आएगा, स्पर्म। इस स्थिति में स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जाइगोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में कोई योगदान नहीं होता। अब एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद जब स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा एग के अंदर, तो वो पूरा एग, उसका साइटोप्लाज्म, एग का न्यूक्लियस प्लस स्पर्म का न्यूक्लियस और उसके थोड़े सेल ऑर्गेनल्स, अब पूरी जो सेल बन जाएगी इसके बाद, इसके अंदर दो तो न्यूक्लियस है, एक तो एग का खुद का और एक स्पर्म का, जिनको कह रहे हैं प्रोन्यूक्लियाई, प्लस एग के सारे ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स, साथ में स्पर्म के भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स, मेनली प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो उस जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो सेल बनेगी, इसको क्या कहेंगे अपन, जाइगोट। तो ये 2 स्टेप्स हो गए मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के। फर्स्ट तो स्पर्म का ओवम तक
पहुंचना, एंड सेकंड एक्रोसोमल रिएक्शन। इसके बाद और भी स्टेप्स आएंगे जिसके बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। अब इतना है।